हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन को लेकर। आज का हमारा टॉपिक गणित एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसका आज सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैथ का सेट 8 सेट हम करवा चुके हैं। इसके अलावा सीडीपी और ईवीएस का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। इसके अलावा सीडीपी का कंप्लीट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। अभी तक 3 क्लास अपलोड हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट क्लास जो है वो और जो प्रीवियस ईयर का हम करवा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। थोड़ा सा क्वेश्चन के पूछने के जो तरीका है उस पर थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसमें मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन बनाया गया। और ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाए गए। आज का हमारा शिफ्ट जो है वो 1 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट का आज का क्वेश्चन है। आपको हमारा क्लास जो कंप्लीट क्लास चल रहा है वो सीटेट दिसंबर 2022 को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप यदि पूरा कंप्लीट क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आप आउट ऑफ 30/30 आसानी से ले आइएगा। उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सीडीपी को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको निगेटिव वर्ड को छांटना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि उसमें दिया जाता है। तो आप हमारे पिछली सभी वीडियो को और क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों में, शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंचे। और यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी जो मैं आपको मैथ बता रहा हूँ वह आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास को, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। तो कुल शिक्षिका जो है वो है 96 उच्च शिक्षिका। उच्च कक्षा में जो शिक्षिका पढ़ा रहे हैं, उच्च कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका, उच्च कक्षा में जो पढ़ाने वाली शिक्षिका हैं वो इन शिक्षिकाओं का 3/8 है। तो वो जो है सो कुल शिक्षिका का 3/8 है। तो कुल तो यहाँ पे है 96, इसका यदि 3/8 हम निकालते हैं तो 8 12 8 96, 12 तिया 36। तो उच्च कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका यह 36 है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिका है, तो ये जो आपको 2/3/8 भाग था, टोटल 36, इसका 2/9 भाग गणित शिक्षिका है। तो गणित की शिक्षिका बराबर
36, इसका 2/9 भाग है, तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8 शिक्षिका जो है वो गणित की है। अब कह रहा है कि तो वह स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है, तो 8 गणित की है, तो गणित नहीं पढ़ाने वाली शिक्षिका बराबर हो जाएगा 36 - 8 बराबर 28। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको बताया कि कुल शिक्षिका 96 यहाँ पे दिया गया है। कहता है कुल शिक्षिका का 3/9 शिक्षिकाएं, 3/8 शिक्षिकाएं जो है वो उच्च स्कूल में पढ़ाती है। तो टोटल 36 जो शिक्षिका है वो उच्च स्कूल में पढ़ाती है। इसको सॉल्व करने के बाद आया, यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिका हैं, तो इसका जो 2/9 भाग है वो मैथ की टीचर है, अर्थात 8 टीचर जो है वो गणित की है। तो अब 36 में से 8 घटा लेंगे तो जो गणित नहीं पढ़ाते हैं उनकी संख्या 28 आ गया, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। एक बार आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको हमारा यह सेशन कैसे लगता है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 1/2 माइनस छोटी ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5। इसको सॉल्व करके देखना है कि ये कितना आता है। तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/5 ये है। पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, तो इसका लॉसर लेंगे, ये 15 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 माइनस 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12। 1/2 माइनस ये आ गया -2/15। ये अब माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/15। अब इसका यदि लॉसर लेते हैं तो ये 30 आता है। 15 दूनी 30 प्लस 15 दूनी 2 दूनी 4 बराबर 19/30। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 19/30, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान सवाल था, कोई भी मुश्किल नहीं था। बस आपको मैथ के जब सवाल आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे धरफराना नहीं है, काफ़ी कूल माइंडेड होके आपको बनाना है। काफ़ी इजी सवाल पूछा जाता है। अब अगला है संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्य अर्थात फेस वैल्यू के मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। तो आपको पता है फेस वैल्यू क्या होता है। संख्या जो है, संख्या खुद का फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू अर्थात आईना में जब आप देखते हैं अपनी शक्ल को तो आपका खुद शक्ल दिखता है, वही है फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू है। एक होता है स्थानीय मान, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपसे फेस मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे 7 का फेस वैल्यू, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। तो दोनों से 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, तो 7 - 7 बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे स्थानीय मान कहता तब आपका आंसर बदल जाता। स्थानीय मान यदि कहता तो ये 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो ये 700 हो जाता, और ये इकाई दहाई 70 इससे माइनस हो जाता, तो 630 आपका आंसर होता, जो कि ऊपर में है। देखिए ऑप्शन जो भी सेट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, वो इस तरह से सेट किया जाता है कि यदि बच्चा गलती करेगा तो उस ऑप्शन को हम ऊपर में लगाते हैं। एग्जामिनर उस ऑप्शन को जो है ऊपर सेट करता है। आप यहाँ पे धरफर में इसका स्थानीय मान यदि निकाल जाते हैं ऑप्शन ए मार के, तो आपको
एग्ज़ाम के बाद 0 नंबर आएगा। आप एग्ज़ाम में कहिएगा बाहर निकल के कि हम तो 90 में 90 मारे हैं, लेकिन पता चलेगा कि वो आपका आधा से अधिक गलत हो गया। तो ऐसा गलती नहीं करना है, गलती से बचना है। यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है, आपको अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य का अंतर निकालना है, ये दिया है, ये आपको नहीं निकालना है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि आप गलती से कैसे बच सकते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। पूर्ण संख्या होता है जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये होता है शून्य से लेकर अनंत तक अर्थात 0 1 2 3 अनंत तक यह जो होता है ये पूर्ण संख्या होता है। अर्थात गिनती की संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या होल नंबर बनता है। तो अब आप ऑप्शन यदि चेक करते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस ए, अर्थात यहाँ पे यदि हम रखते हैं 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1 तो 3 इक्वल टू 3 हो रहा है। अब ऑप्शन बी देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर ये हो गया 1। तो यहाँ तो ये -1 आपको नहीं दिया गया, आपको तो शून्य से दिया गया है। आपको ये पता है कि होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य से होता है, माइनस से नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, जो कि नहीं होगा। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपना आंसर मिल गया। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और भागफल 21 और शेषफल 9 मिला। तो जो एक लड़की है रानी, उसे किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 6 की जगह 9 से विभाजित कर दिया और भागफल 21 मिला, भागफल 21 मिला और शेषफल जो मिला वो 3 मिला और भाजक जो था जिससे उसने भाग दिया वो 9 था। तो पहले हम यहाँ पे भाज्य निकाल लेते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यह मेन चीज है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये याद होना काफ़ी ज़रूरी है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब भाज्य बराबर भाजक जो है वो 9 है गुना भागफल 21 जोड़ 3। तो 21 नामा 189 जोड़ 3 बराबर 9 3 12 192, ये आपका आ गया। अब इसमें कह रहा कि 6 से भाग करने के लिए, तो 192 में यदि हम 6 से भाग देते हैं, 6 3 18 1 6 दूनी 12, यहाँ पे आपका शेषफल जो आया वो 0 आ गया, यहाँ पे भागफल जो आया वो 32 आ गया। ये आपका भागफल हुआ और ये आपका शेषफल हुआ। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा, भागफल 32 शेषफल 0, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने कैसे इसको बनाया। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, तो उसने 9 से विभाजित किया था तो भागफल 21 और शेष 3 आया। इससे हमने संख्या निकाल लिया जिस संख्या में उसने भाग दिया था। अब उस संख्या में मैंने 6 से भाग देकर शेषफल और भागफल दोनों निकाल लिया। आपका 32 और 0 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब है निम्न में से कौन सा तुल्य लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में का अर्थ होता है कि एक दूसरे के पूरक कौन सा है। तो यहाँ पर जो होगा कि दोनों को जोड़ने के बाद एक प्राप्त होना चाहिए, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे तुल्य ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, सीटेट में पूछा गया है, लेकिन तुल्य का मीनिंग कुछ दूसरा होता है। लेकिन इंग्लिश मीनिंग यदि देखते हैं तो लाइक फ्रैक्शन ये सही मीनिंग है। तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि इंग्लिश मीनिंग आपको देख लेना चाहिए यदि आपको कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4 प्लस 3/4 यदि करते हैं तो ये आपका 4/4 अर्थात 1 आता है। ये होता है लाइक फ्रैक्शन, इक्वल, ये लाइक फ्रैक्शन ये कहलाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एक नया क्वेश्चन है जो कि अभी तक के शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अब है निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का मतलब है कि जो क्यूब रूट में पूरा तरह आ जाए, पूरा तरह कट जाए, अर्थात शेष फल नहीं बचे, शेष फल नहीं बचे। तो 729 यह भी जो है सो पूर्ण घन है, 1000 भी पूर्ण घन है, 216 भी पूर्ण घन है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर होगा, जो कि पूर्ण घन नहीं है। बाकी सभी जो है वो पूर्ण घन है। 10 का ये होता है 10 गुना 10 गुना 10, ये होता है 6 गुना 6 गुना 6, और ये होता है 9 नमा 81, 81 नमा 729 होता है। ये आपका तीनों पूर्ण घन है, लेकिन ये 333 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब है शिखा एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने के लिए गई। ईंटों का मूल्य जो है वो, ईंट का जो मूल्य है वो है 2500 रुपये प्रति 1000, अर्थात 2500 रुपये में उसे 1000 ईंट मिलेगा। अगर उसके पास केवल 4000 रुपया है तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है। तो 2500 में 1000 ईंट मिलता है, तो एक ईंट का मूल्य हम निकाल लेंगे। एक ईंट का मूल्य बराबर हो जाएगा 2500 में यदि जो ईंट उसे मिला उससे यदि भाग दे देते हैं तो एक ईंट का मूल्य आ गया 2.5 रुपया। अब उसके पास जो है वो 4000 रुपया है, तो ईंट की संख्या, उसके पास राशि जो है वो 4000 रुपया है, 4000 रुपया है। अब ईंट की संख्या निकालना है जो उसे मिलेगा। ईंट की संख्या खरीदी गई ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा, यदि आप कुल रुपया में एक ईंट के मूल्य से भाग दे देते हैं तो ये डिवाइड हटाएंगे, ऊपर चलाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 8 40, 800 दूना 2, 800 गुना 2 बराबर 1600। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 16000 है, जल्दीबाजी में आप मार के निकल जाइएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी जो टच करना है वो भी ठीक ठाक से टच करना है। तो यहाँ पर जो होगा वो 2500 रुपया में उसे 1000 ईंट मिल रहा था, तो एक ईंट का मूल्य यदि 2500 रुपया में 1000 से भाग दे देते हैं तो आपको एक ईंट का मूल्य निकल जाता है। उसके पास जो राशि था वो 4000 था, तो खरीदी गई ईंट की संख्या उसके पास जो राशि था और एक ईंट का जो प्राइस है उससे डिवाइड करने के बाद उसे जो ईंट मिलेगा उसका संख्या निकल गया 1600। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अब है मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिनी एक जो है सो वो आयत बनाई है जिसका 4 सेंटीमीटर सभी भुजा है,
4 सेंटीमीटर सभी भुजा है। अब वह कहती है, शिक्षिका को कहते मैंने एक आयत बना जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ये गलत है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये आपका सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि जितने भी ऑल जो है सो वर्ग जो है वो आयत होते हैं, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे जो होता है ये सभी आयत वर्ग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पे होगा आंसर। अब अगला है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा? तो एक त्रिभुज है, इसका जो कोण है, एंगल जो है, उसका अनुपात जो है वो 4:5:6 के अनुपात है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, माना कि त्रिभुज के, ये हम प्रोसेस से बता रहे हैं, माना कि त्रिभुज के कोणों में x का अनुपात है, तो 4x + 5x + 6x बराबर, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। 4 5 9 6 15, x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/15। तो इससे यदि डिवाइड करते हैं तो 15 12 180, x का मान 12 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 12 × 4 48 डिग्री, 5x बराबर 12 × 5 12 5 60 डिग्री, और 6x बराबर हो जाएगा 12 × 6 72 डिग्री। ये आपका आंसर होगा 48 60 72। आपको सीधा सीधा करना है एग्जाम में, ये 3 अनुपात जो दिया गया है, बस इस 3 अनुपात को जोड़ लेना है। 4 5 9 9 6 15, 180 में 15 से भाग देना है, जो आपका निकला 12 डिग्री। ये एक का अनुपात हुआ। आप 4 से इसको गुना कर दिए, फिर 5 से, फिर 6 से, आपका एंगल निकलते चला गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। काफ़ी आसान सवाल है, इसमें कहीं कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रागिनी दोपहर 2 बजे अर्थात रागिनी जो है दोपहर 2 बजे अर्थात 2 PM, इसको 24 घंटे वाली घड़ी में यदि बनाते हैं तो 12 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 14 बजे हो जाएगा। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 2 बजे वह स्टेशन पहुंचती है दिन के दोपहर में। अब उसे अलीगढ़ के लिए जो है सो रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने अर्थात खुलने का जो समय है वो 17:05, 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार दिया है। 17:05, 4:32, 4:32 का मतलब हुआ सुबह का 4:32, 18:30 और 19:15। तो रेलगाड़ी ए जो खुलेगी वो 17:05 पे खुलेगी। रेलगाड़ी बी जो खुलेगी वह 4:32 पे खुलेगी। रेलगाड़ी सी जो खुलेगी वो 18:30 में खुलेगी। और रेलगाड़ी डी जो खुलेगी वो 19:15। रेलगाड़ी का जो भारतीय रेल का जो समय चलता है वो 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार चलता है, कि 12 के बाद जो 1 बजना चाहिए वो 1 नहीं होके वो 13 14 15 इस तरह से बजता है 24 तक। 24 होने के बाद फिर 1 2 3 4 शुरू होता है। तो यहाँ पर है रागिनी दोपहर 2 बजे अर्थात दोपहर में निकलती है। गाड़ी खुलने का जो समय है वो 4 रेलगाड़ी का कुल अलग अलग समय आपको दिया गया है। अब है कि उसे कौन सी गाड़ी लेना चाहिए ताकि उसे कम से कम समय इंतज़ार करना पड़े, अर्थात उसे कम समय बैठना पड़े स्टेशन पे। वो 2 बजे पहुंची, उसके बाद वो जो है सो 24 घंटे की घड़ी से वो 14 बजे पहुंची। 14 3 17, यदि इस घड़ी को लेती है, इस गाड़ी को, तो वह 3 घंटा 5 मिनट उसे बैठना पड़ेगा।
4:32। इसके लिए उसे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 14, 10, 24, 10 और 4, 14 घंटा इसे बैठना पड़ेगा। अब है 18:30, 14, 4, 18:30, अब है 19, तो 14, 5, 19, 5 घंटा 15 मिनट बैठना पड़ेगा। ये तो सबसे जो कम टाइम बैठना पड़ेगा वो रेलगाड़ी ए को लेने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे आंसर होगा। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन सिर्फ गोल गोल घुमाया है और कुछ भी नहीं है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको 24 घंटे वाली जो घड़ी है वो सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता जो है अपने वार्ड की सदस्य है। वह 12x16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पे टाइल लगाना चाहती है, जिस फर्श का जो आकार है वो है ये 12 फीट और 15 फीट का है। सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है, 16 फीट, सॉरी 12x16 फीट का है। वह जो है वो 12x16 फीट का है। अब है कि सामुदायिक फर्श पर टाइल्स लगाने के 4 विकल्प हैं। वो 1.5 1.5 फीट गुना 1.5 फीट का टाइल्स, या 2 फीट गुना 2 फीट का टाइल्स, या फिर 2.5 फीट गुना 2.5 फीट, या फिर 3 फीट गुना 3 फीट का टाइल्स लगा सकती है। तो सामुदायिक कक्षा के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल्स को बिछाए बिना काटे हुए? तो बिना काटे हुए टाइल्स की बिछाने के लिए इसका जो माप है 16x12, इसको पूरा तरह जो काट देगा जो माप, वो माप में टाइल्स काटना नहीं पड़ेगा। तो यदि हम 1.5 फीट गुना 1.5 फीट को ट्राई करते हैं 1.5 × 1.5, तो ये हो जाएगा 15, 5, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 × 4 = 12। फिर इसमें दशमलव आ रहा है कहीं ना कहीं। इसको यदि आप करते हैं तो ये 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 16 गुना 16/3, ये डेसिमल के रूप में आ रहा है। तो ये आपका काम नहीं किया। अब अगला देखते हैं, अगला करके देखते हैं कि अगला माप में क्या है। अगला है 2 फीट × 2 फीट। तो 2 फीट × 2 फीट से यदि हम भाग देते हैं, अगला है 12x16 में 2 फीट × 2 फीट, 2 दूनी 4, 4 × 16, 12 × 4 = 48 टाइल्स लगेगा। तो ये जो है सो ऑप्शन बी आपका काम कर गया। यदि वो 2 फीट बाय 2 फीट का टाइल्स खरीदती है 48 पीस, तो इसमें बिछाने के लिए उसे काटना नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अब है ज्यामिति आकृति के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंब करता है, यह जो प्रतिबिंब करता है सीबीएसई के नए क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः आवश्यक है। एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर अवसर मिलता है घूमने का। आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा को पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ये थोड़ा सही लग रहा है। अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और अब खाली समय अवकाश देना चाहते हैं। ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि आकृतियाँ जो है किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है। इस प्रकार के भ्रमण जब कराया जाएगा तो गणित के कक्षा को पार ले जाने में, अर्थात कक्षा को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा और शिक्षिका को भी सहायता होगा उसे गणित विषय को बताने में। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र सूत्रों को स्मरण करें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, स्मरण आपको नहीं कराना है। कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचनकर्ता के रूप में, केवल भी निगेटिव वर्ड है।
छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरण की नकल करे, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा कि छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। अब है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में आप सुने होंगे, जानते होंगे कि वो क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड यह जो है सो किसी घटना को, किसी वृत्तांत को जो है सो इसमें रखा जाता है। एनेक्डोटल जो होता है रिकॉर्ड, इसमें घटना को, यह एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो इसमें जो आपसे पूछा है कि यह कौन सा कथन सही है, इसमें ऑप्शन, तो यह बच्चे द्वारा दी गई परियोजनाओं और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। यह बच्चे द्वारा दिए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रखता है। सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में, जो कि वह बच्चे के प्रगति को दिन प्रतिदिन जो उसका प्रगति है उसे लिखित रूप में इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख ये कहलाता है। तो आज का सेशन का ये आंसर है। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे इस चैनल टीचिंग मित्रा से जुड़ सके और वो हमारे साथ अपना सी-टेट क्रैक कर पाएँ और वो 120 प्लस मार्क्स ला पाएँ। यदि कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप हमें इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, या फिर कोई सुझाव हो, मैं हर संभव आप लोगों के सुझाव के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए पूर्णतः नहीं कर पाता हूं। और हमारा जो कंप्लीट क्लास चल रहा है, सीडीपी का कंप्लीट क्लास, उसके बाद सीडीपी मैथ और ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सी-टेट का दिसंबर 2021 में हुआ था, उसके सभी शिफ्टों का हम प्रश्न करवा रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा सीडीपी का कंप्लीट क्लास का हम 3 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम जो सी-टेट 2022 का जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको यह सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और मेरा टारगेट है कि आपको एग्ज़ाम तक सभी विषय को करवा पाऊँ। हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश को छोड़कर हम सभी विषय करवा रहे हैं, और हिंदी का जो है वो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा देंगे जहां तक मुझसे संभव हो सकेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और पिछली सभी वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ सप्ताह में कम से कम संडे को आप एक मॉक टेस्ट सी-टेट के वेबसाइट से या फिर टेस्ट बुक ऐप से देकर देखते रहें कि आपको कितना उपलब्धि है, कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है आपका जो है कि, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 150 मिनट समय जो मिलेगा वो 150 क्वेश्चन को लेकर मिलेगा।
और प्रत्येक क्वेश्चन जो है उस पर आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी लैंग्वेज उसका बड़ा रहता है, लेंथी प्रोसेस क्वेश्चन का रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है सो काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं। इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो चलिए हम मिलते हैं, बहुत सारी बातें आपसे आज मैंने शेयर किए हैं, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।